हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। दो देश इकट्ठे आज़ाद हुए थे। एक 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, एक 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। एक इंडिया में 9 अप्रैल या मई 2024 में जनरल इलेक्शंस होंगे, जिसके लिए हालांकि जो इनकम्बेंट पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन येट इट इज़ नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न। रूठों को मनाया जा रहा है, भारत रत्न बांटे जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान, वहाँ पे इलेक्शन होने से पहले ही मालूम था कि नवाज शरीफ जीतेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी द्वारा सिलेक्टेड है। एग्जाइल में रहे नवाज शरीफ पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। व्हेन ही लॉस्ट फेवर विद द पाकिस्तानी आर्मी, वो एग्जाइल में चले गए। इमरान खान, जो कि नए फेवरेट बन गए थे आर्मी के, वो प्राइम मिनिस्टर बने। नाउ द रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड। इमरान खान हैज लॉस्ट फेवर, वो जेल में है। नवाज शरीफ वापस पसंदीदा हो गए आर्मी के और प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। हालांकि जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उसके हिसाब से नवाज शरीफ हार गए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिलहाल वो बाजीगर नवाज शरीफ हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तानी आर्मी की बैकिंग है। इंडिया के बारे में जो हेडलाइन होती है वो ये होती है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, बहुत जल्दी ये 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। इंडिया एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। इंडिया चांद पे पहुंच गया, ऐसा करने वाला वो चौथा ही देश है। EU नेशंस आई ट्रेड डील विद इंडिया। 15 EU nations I trade deal with India. European nations to invest $100 billion in India. Why luxury brands are flocking to India? India's new love for luxury. Fastest growing luxury market. Rising affluent demography. Increased spending power. 2027 में 69% यहाँ पे मिलनेज हो जाएंगे। 2027 में जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी नेटवर्थ $30 मिलियन होगी, वो 19,000 होंगे। ये इंडिया की स्टोरी है। क्रिटिक्स भी ये नहीं कह सकते कि ये शाइनिंग नहीं है। दिस स्टोरी इज इंडिया शाइनिंग। इवन द क्रिटिक्स grudgingly will have to agree. Pakistan, year on year inflation 28%, $77.5 billion debt repayment obligation, forex $8.2 billion. पाकिस्तान के यहाँ ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए नेसेसिटीज खरीदना भी लग्जरी हो गया है। IMF से हाल में ही उसे $3 बिलियन का लोन मिला है, बट दैट्स टाइनी ड्रॉप। जिस तरह की पाकिस्तान की हालत है, कुछ खास नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कभी कभार IMF उसे लोन देने को भी मना कर देता है। पाकिस्तान में एक ही इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है, टेररिज्म इंडस्ट्री। वो हॉलमार्क है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इज नोन फॉर टेररिज्म। दो देश जो इकट्ठा आजाद हुए थे, उनकी इतनी कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरी। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। बहुत ऑप्टिमिस्टिक कोई होगा तो ये कहेगा फेल्ड स्टेट नहीं है, अभी सैल्वेज किया जा सकता है। जो पेसिमिस्ट है वो कहेंगे इट हैज ऑलरेडी फेल्ड बियॉन्ड सैल्वेज। इससे ज्यादा पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों दो देश जो इकट्ठे एक आजाद हुए थे और आज इतनी डिफरेंट हालत में है? उसकी पहली वजह यह है कि पाकिस्तान वॉज एन इल कंसीव्ड आइडिया। इंडिया में माइनॉरिटीज खतरे में हैं इज लाफेबल। जिन्ना ने पाकिस्तान इसलिए मांगा था कि उन्हें यहाँ पे मुस्लिम्स का वेलफेयर नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अलग देश मांगा। देश में आज हिंदुस्तान, भारत की आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और ये दावे से मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कोई खतरे में नहीं है। जूज जो ग्लोबली सबसे परसिक्यूटेड कॉम है, वो इंडिया में कभी टारगेट नहीं किए गए। केरला में जो जूज हैं, दे हैव नेवर बीन टारगेटेड। दे आर द ओनली वन दैट हैव नेवर बीन परसिक्यूटेड। उस रेस की बात कर रही हूँ जो ग्लोबली सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड, इंडिया में कभी टारगेट नहीं किए गए। यहाँ मुस्लिम्स तो क्या, कोई भी माइनॉरिटी खतरे में नहीं है। जिन्ना को कांग्रेस से प्रॉब्लम थी, नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनने से प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने देश का विभाजन मांग लिया। ब्रिटिश सरकार बल्ले बल्ले, वो तो चाहती थी डिवाइड एंड रूल, उसने कर दिया।
लेकिन अगर बेटा झगड़ा करके माँ बाप का घर छोड़ दे तो आटा दाल का भाव तो मालूम पड़ता ही है ना। स्क्रैच से गृहस्थी स्टार्ट करना मुश्किल काम है, देश चलाना और भी मुश्किल काम है। जिन्ना बहुत ही सीरियस एलिमेंट से गुजर रहे थे, बहुत ही सीरियस बीमार थे, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के कुछ समय बाद ही चल गुजरे। लियाकत अली खान असैसिनेट हो गए, उसके बाद पाकिस्तान ऑर्फन हो गया। पाकिस्तान की आर्मी को बहुत जल्दी उसने पावर यूसर्व कर लिया, बहुत जल्दी वहां पे पाकिस्तानी शासन लग गया, मिलिट्री कू हुआ, एंड उसके बाद कहते हैं शेर के मुंह खून लग गया, वो कभी बैरक्स में जा नहीं पाए। कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे देश के 9 साल के बाद बनी, देश बना उसके 9 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनी, क्योंकि वहां पे एक 2 विंग्स थे पाकिस्तान के, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाज मोर अफ्लुएंट, ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा बड़ा था पाकिस्तान से, तो उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, उनको स्टेट लैंग्वेज उर्दू होने से मना नहीं चाहते थे कि स्टेट लैंग्वेज उर्दू हो, क्योंकि वो डोमिनेंटली बंगाली बोलते थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कॉमन सिर्फ एक चीज थी कि वो मुस्लिम थे, बाकी वो लिंग्विस्टिकली और कल्चरली बहुत अलग थे। ये बात पाकिस्तान जब बना तब लोगों ने सोची नहीं। सिर्फ रिलीजन के बेस पे देश नहीं चलते हैं, उनके बीच में और भी कुछ कॉमन होना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ कॉमन नहीं था। पाकिस्तान के बनने के 23 साल बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले से प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए 1970 में, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने मैंडेट दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, ईस्ट पाकिस्तान ने मैंडेट दिया मुजीबुर रहमान को। ये मैंडेट वेस्ट पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं आया, मिलिट्री उन्होंने ये ईस्ट पाकिस्तान वालों को दबाने की कोशिश की, एंड एज वी नो इट्स हिस्ट्री, बांग्लादेश बन गया उसके बाद। 1977 में जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें जब जुल्फिकार अली भुट्टो पे इल्जाम लगे कि ये इलेक्शन रिग्ड है, इसकी वजह से वो जीते, जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन में जीत गए थे, लेकिन उन पे इल्जाम लगा कि इलेक्शंस रिग्ड हैं। उनके ऑपोजिशन में कुछ कोalition ऑफ 9 पार्टीज थे, उन्होंने कहा ये नहीं जीते हैं, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, ही टर्न टू द आर्मी, उनसे मदद मांगी। वहां के लीडर्स अपनी पावर जनता से नहीं लेते, मिलिट्री से लेते हैं। आर्मी जिसके पहले ही मुंह खून लग चुका था, दे गॉट द परफेक्ट एम। अब तब से या तो आर्मी के जनरल्स खुद प्रेसिडेंट होते हैं या तो वो ऑर्केस्ट्रेटर्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया ताकि प्रेसिडेंट्स को पार्लियामेंट्री सिस्टम से ऊपर रोल मिल जाए। द प्रेसिडेंट वो गिवन पावर ओवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। जहां इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बहुत मजबूत बनाया था। इंदिरा गांधी ने कोशिश की इन इंस्टीट्यूशंस को दबाने की 1975 में, लेकिन नहीं कर पाई। वहीं पे जो पाकिस्तानी रूलर्स थे वो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते रहे, अपना रूल कंसोलिडेट करने के लिए और इंस्टीट्यूशंस को खोखला बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस वहां खोखली होती गई एंड रूलर्स, आर्मी ये स्ट्रांग होते गए, क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड क्या, जो सिविलियन गवर्नमेंट थी, वो भी अपनी पावर के लिए पाकिस्तानी आर्मी की बैक लेती रही, अपना पॉपुलर बेस कभी भी बनाने की कोशिश नहीं की। वहां पे लोग प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनते क्योंकि दे आर वेरी पॉपुलर एंड ग्रास रूट लेवल के नेता हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा सिलेक्टेड होते हैं और पाकिस्तानी आर्मी की बैकिंग होती है। सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने की वो ये थी कि इंडिया से जेलसी नहीं छोड़ी, इंडिया से कंपटीशन नहीं छोड़ा। अपनी तरक्की से ज्यादा वो हिंदुस्तान की बर्बादी में लगे रहे।
टेररिज्म इंडस्ट्री वहां पे ऐसे ही बनी, इंडिया को बर्बाद करने के लिए। वी कैन फाइट 1000 year आइडियोलॉजिकल वॉर विद इंडिया, रोड घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, खाओ घास सब। आटा तो वैसे ही बहुत महंगा है उनके लिए। अपने बारे में, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने की जगह, अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करने की जगह वो लोग इंडिया में कैसे अनस्टेबिलिटी लाए जाए इसमें ज़्यादा जुड़ गए। जो उनके पास पावर रिसोर्सेज थे वो इंडिया के खिलाफ लड़ाई में लगा दिया, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करी। इस्लाम को बचाएंगे, इंडिया से काफिरों को मिटाएंगे, इंडिया को तबाह करेंगे, ये उनकी प्रायोरिटीज थी, इंस्टेड की वो देश को स्ट्रॉन्ग करें। मार्क्सिज्म में एक थ्योरी है सुपरस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर की। सबस्ट्रक्चर इकोनॉमी होती है, वो स्ट्रॉन्ग हो तो उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर थ्राइव करता है, जो कल्चर एंड रिलीजन होता है। भूखे भजन न होए गोपाला। पाकिस्तान में इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। पैसा है टेररिस्ट ट्रेन करो इंडिया में भेजने के लिए, पैसा है रोटी यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, उससे इंडिया के खिलाफ काम आएगा। ऐसे कर करके तो वहां के नेताओं ने देश को खोखला कर दिया। पाकिस्तान एक फ्लॉन्डरिंग स्टेट इसलिए है कि नेवर स्टार्टेड राइट, इट नेवर गॉट एनीथिंग राइट। अपने बारे में सोचने की जगह दूसरे का नुकसान पहुंचाओ, कैसे जीतेंगे, कैसे फ्लॉरिश करेंगे? मैं अपना घर संभालने की जगह पड़ोसी के नुकसान में अगर लगी रहूंगी तो कभी फ्लॉरिश कर ही नहीं पाऊंगी। मुझे पहले खुद का फोकस तो खुद पे करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान को अगर अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, कुछ नहीं तो अगर वो फ्लॉन्डर किया तो इफेक्ट इंडिया में भी आएगा। तो अगर चाहता है अपने आप को सैल्वेज करना पाकिस्तान, तो पहले तो इंडिया से नफरत छोड़नी होगी। इंडिया का जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान में वो छोड़ना होगा कि इंडिया किस तरह से तबाह हो। यहाँ पे हम लोगों ने जो होना था हो गया और हम लोग सही राह पे हैं। आप लोग अपने आप को सही राह पे लाओ। स्टॉप बीइंग ऑब्सेस्ड विद इंडिया एंड आर्मी को पुश द आर्मी बैक इन बैरक्स, वरना यस पाकिस्तान इज बियॉन्ड सैल्वेज। अगर ये दो चीजें कैसे होंगी ये तो मेरे को नहीं पता पाकिस्तान से, क्योंकि वो लोग तो बचपन से ही इंडिया को दुश्मन स्टेट करके उनके यहाँ जैसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि इंडिया दुश्मन स्टेट है। और आर्मी शुड गो बैक टू द बैरक्स। उससे पहले पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट फ्लॉरिश। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।